भरी दोपहरी में गिरधारी जी पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आए। तभी उनका बेटा पंकज उनकी तरफ आंखें निकालते हुए बोला, क्यों बार बार इधर उधर घूम रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कमरे से बाहर क्यों आए हो? गिरधारी जी बोले, बेटा बहुत प्यास लग रही थी, कमरे में पानी नहीं था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तुम्हें पता है ना, मेघा की किट्टी पार्टी चल रही है और तुम यहाँ बाहर आ गए। क्या बुढ़ापे में एक जगह बैठ नहीं सकते? पंकज गिरधारी जी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, बेटा छोड़ दो, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं आऊँगा मैं बाहर। गिरधारी जी बेटे के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, अरे मेघा, ये बुढ़ा कौन है तेरे घर में? इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी हो। मेघा के पास खड़ी उसकी सहेली बोली। मेघा बोली, अरे पता नहीं कौन है, तुम लोग अंदर एंजॉय करो, मैं देख कर आती हूँ। मेघा दनाती हुई आई और गिरधारी जी के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, मैंने सुबह ही मना कर दिया था ना कि मेरी सहेलियों के सामने बाहर मत निकलना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मन तो करता है अभी के अभी तुम्हें। मेघा गिरधारी जी की तरफ बढ़ते हुए दांतों को भींचते हुए फिर से उन पर हाथ उठाने को चली। तभी पंकज गिरधारी जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गया और धम से चारपाई पर पटकते हुए बोला, जब तक मेघा की किट्टी पार्टी ख़त्म ना हो जाए तब तक कमरे से बाहर मत निकलना, वरना वो तुम्हारा कैसा हाल करेगी यह तुम अच्छे से जानते हो। कहकर पंकज वहाँ से चला गया। अरे मेघा, गुस्सा शांत करो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पंकज, तुम्हारे इस बूढ़े बाप को देखकर मन करता है कि अभी के अभी घर से उठाकर बाहर फेंक दूं। हर समय मेरी आंख में खटकते रहते हैं, एक पल के लिए भी मैं इस घर में इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहकर वो वहाँ से चली गई। अब तो गिरधारी जी को रोज़ रोज़ मार खाने की आदत हो चुकी थी। कमरे में पड़े पड़े गिरधारी लाल जी बहू की सारी बातें सुन रहे थे और आंसू बहा रहे थे। कमरा क्या कहे उसे, वह तो एक स्टोर रूम जितना भी नहीं था। एक मिट्टी से बनी कच्ची कोठरी थी जिस पर ऊपर से टीन पड़ी हुई थी। उसी कोठरी में एक रस्सी बंधी हुई थी जिस पर गिरधारी जी अपने कपड़े लटकाए रखते थे और बेटे ने अपने पिता के लिए कुछ ईंटों पर एक प्लाईवुड रख दिया था जिस पर वह अपने खाने पीने का सामान रख लिया करते थे। इसी कोठरी में एक कोने में एक चारपाई पड़ी थी जिसके सामने उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। आज उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और रोते रोते अपने अतीत की यादों में खो गए। आज से 50 साल पहले वह अपनी पत्नी कौशल्या जी को अपनी पत्नी बनाकर लाए थे। शुरू में किसी बीमारी के चलते दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे थे, पर उन दोनों ने लाखों जतन किए। कौशल्या जी ने न जाने कितने व्रत किए और मन्नत मांगी और गिरधारी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव शहर आस पास हो या दूर हो, उन्होंने हर अस्पताल के चक्कर लगाए और हार कर भगवान को उन दोनों पर तरस आ गया। और 10 साल के इंतजार के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब ईश्वर की कृपा से कौशल्या जी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम पंकज था। उसके बाद भगवान ने 4 साल बाद उनकी झोली में फिर से एक बेटा दिया जिसका नाम रौनक था। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों दंपत्ति ने अपने बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब प्यार दिया, लेकिन छोटा बेटा पढ़ाई में होशियार था तो वह आगे निकल गया और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया, जबकि बड़ा बेटा यहीं गांव में ही पिता के साथ कारोबार संभालने लगा। गिरधारी जी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। धीरे धीरे गिरधारी जी की मेहनत और लगन से वह दुकान नहीं बल्कि एक बड़े शोरूम में बदल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी हो गई। शुरू में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे मेघा के रंग ढंग बदलने लगे। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने रंग ढंग बदले, कौशल्या जी ने भी उसे तगड़ा झटका दिया। कौशल्या जी डरने वालों में से नहीं थी। वह जितनी साधारण और सरल स्वभाव की थी उतनी ही कड़क भी थी। जैसे को तैसा व्यवहार करना उन्हें अच्छे से आता था। इसलिए कौशल्या जी के जीते जी वह कभी भी अपने मन की नहीं कर पाई। लेकिन उनके जाने के बाद उसने गिरधारी जी की ज़िंदगी जैसे जहन्नुम बना दी थी। बुढ़ापे के साथ साथ पत्नी के जाने का गम गिरधारी जी को अंदर तक तोड़ गया। बेटे ने दुकान कब्जा ली और गिरधारी जी को घर पर रहने का आदेश दिया, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाता है उसे इस बात का ज्ञात नहीं था।
कुछ समय तक तो दुकान अच्छी चली, लेकिन जब बेटे ने गिरधारी जी का दुकान पर जाना बंद कर दिया तो उसके बाद काम ठप होता चला गया और एक दिन दुकान बेचनी पड़ी। इसके साथ ही बेटा और बहू गिरधारी जी को इतना सताने लगे कि जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, क्योंकि गिरधारी जी का घर में रहना और उनकी दो रोटी भी पंकज और उसकी पत्नी को बहुत भारी लग रही थी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मेघा गिरधारी जी पर हाथ भी उठा दिया करती थी और बेटा वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता था। धीरे धीरे गिरधारी जी बेटे और बहू के बढ़ते अत्याचारों से समय से पहले ही बूढ़े हो गए। रौनक अपने भाई भाभी के व्यवहार से अनजान था और ना ही वो अपने बाबूजी के हालातों के बारे में जानता था, क्योंकि जब कभी भी रौनक का अपने बाबूजी से बात करने के लिए फ़ोन आता तो पंकज और उसकी पत्नी कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरधारी जी से उसकी बात नहीं कराते थे, और कभी बात होती भी थी तो दोनों वहीं गिरधारी जी के सर पर खड़े हो जाते थे। अगर कुछ गलती से मुंह से निकल जाता तो बेटा और बहू उनका वो हाल करते कि कई दिन तक वह खाट में पड़े पड़े चसकते रहते। इसी वजह से गिरधारी जी ने कभी रौनक से बताने की कोशिश भी नहीं की। अब रौनक की पढ़ाई विदेश में पूरी हो चुकी थी और विदेश में उसकी बहुत बढ़िया जॉब भी लग गई थी। उसने अपनी ही कमाई से वहाँ घर भी खरीद लिया। आज रौनक फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रहा था। भैया कैसे हो तुम सब लोग, और बाबूजी कैसे हैं? रौनक यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, बाबूजी भी बढ़िया है। और भाभी कैसी है? तुम्हारी भाभी भी अच्छी है। तुम कब आ रहे हो? पंकज ने पूछा तो रौनक बोला, भैया मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ सकूँ। वो भैया एक बार बाबूजी से बात करा दीजिए, बहुत मन कर रहा है। पंकज मेघा की तरफ देखने लगा। मेघा ने पंकज के हाथों से फ़ोन लेकर गिरधारी जी के पास चली गई और वहीं खड़ी हो गई। गिरधारी जी ने अपने बेटे से दो बातें करके फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद गिरधारी जी को जब भूख लगी तो वह रसोई में जाकर खाना लेने लगे, क्योंकि बहू से मांगने की उनकी हिम्मत ना हुई। तभी बहू वहां आ गई और गुस्सा करते हुए उन पर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पंकज भी वहां आ गया। क्या हुआ? पंकज बोला, अब क्या कर दिया इस बुढ़े ने? सच में ही तुम्हारा बाप तो बड़ा ढीठ है। थप्पड़ लगने के बाद भी बाज नहीं आए। किचन से खाना चुरा कर खा रहे थे। नहीं बेटा, मैं खाना चुरा कर नहीं खा रहा था। मैं बहू को परेशान करना नहीं चाहता था। भूख मुझे बहुत तेज लगी थी, इसलिए अपने आप लेने लगा। गिरधारी जी बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, लेकिन मेघा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुमने मेरी रसोई में कदम कैसे रखा? कहते हुए उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे गिरधारी जी की हथेली पर कस कर रख दिया। बेचारे गिरधारी जी की चीख निकल गई और दर्द से करहार उठे। पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा। मेघा गिरधारी जी को रसोई से बाहर धक्का देकर बोली और वहां से चली गई। पीछे पीछे बेटा भी चला गया। बेचारे गिरधारी जी वहीं ज़मीन पर बैठकर पत्नी को याद करके रोने लगे। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई कौशल्या? अगर तुम होती तो आज यह नौबत कभी नहीं आती। तुम्हारे जाते ही तो बेटे बहू ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कहाँ जाऊँ इस बुढ़ापे में? किसके आगे अपने दुखड़े सुनाऊँ? ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा भगवान तुम मुझे अपने पास बुला लो। रोते हुए गिरधारी जी अपने कमरे में चले गए। अभी जो कुछ भी बेटे और बहू ने गिरधारी जी के साथ किया था, पंकज के 10 साल के बेटे गुड्डू ने अपनी मम्मी के फ़ोन में रसोई के बाहर खिड़की से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसने वह छोटी सी वीडियो बनाकर अपने चाचू रौनक को सेंड कर दी और लिखकर भेज दिया कि चाचू, यह वीडियो मैंने छुप कर बनाई है, आप जल्दी से इंडिया आ जाइए। रौनक के देखने के बाद गुड्डू ने वो वीडियो डिलीट कर दी और चैट भी। रौनक फ़ोन पर ऑनलाइन था। उसने तुरंत वो वीडियो और चैट देख ली। यह सब देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत इंडिया आने की फ़्लाइट बुक कर दी। अब गिरधारी जी को अपने जीवन का एक एक पल काटना बहुत भारी लग रहा था। बेटा और बहू तो उन्हें जीते जी मार रहे थे। कुछ देर बाद उनका पोता गिरधारी जी के पास दवाई लेकर आया। पहले उसने उनकी आंखों से आंसू पोंछे और उसके बाद हथेली पर दवाई लगाई। फिर बोला, दादू आप रोइए मत, मैंने मम्मी पापा के बारे में चाचू को सब बता दिया है। कुछ देर बाद गुड्डू को गिरधारी जी के कमरे में देखकर मेघा उसे 2 चपत लगाकर वहां से ले गई। 2-3 दिन बाद रौनक इंडिया पहुंच गया। बेचारे गिरधारी जी भूखे प्यासे बेसुध हालत में अपनी चारपाई पर पड़े थे
और बेटा बहू बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। डोरबेल बजी। पंकज ने दरवाज़ा खोला तो अचानक बिना बताए रौनक को देखकर दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे रौनक, तुमने तो बताया भी नहीं, एकदम अचानक बिना बताए आ गए। पंकज रौनक को गले लगाते हुए बोला। रौनक की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने पंकज की बात का कोई उत्तर न दिया और सीधा किचन में चला गया। उसे देखकर दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वह किचन की तरफ क्यों गया है। रौनक ने चूल्हा जलाकर चिमटा गर्म किया और जैसे ही पंकज और उसकी पत्नी रसोई में आए, रौनक ने उन दोनों के हाथ पर गरम चिमटा कस कर रख दिया। चिमटा लगते ही दोनों उछल कर पड़े। क्यों, दर्द हो रहा है? रौनक पंकज के मुंह पर तमाचा रखते हुए गुस्से में बोला। पंकज रोते हुए बोला, रौनक ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रौनक ने मोबाइल में वह वीडियो दोनों के सामने चलाई जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। क्या है ये सब? रौनक बहुत तेज चिल्लाया। रौनक की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे कदमों से गिरधारी जी भी अपनी कोठरी से बाहर आ गए और उसे देखकर उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगे। मेरे बच्चे रौनक, तू आ गया? हाँ बाबूजी, मैं आ गया। आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? ये दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म ढाते हैं। आपका एक एक दर्द का बदला लूँगा मैं उनसे। कहते हुए रौनक ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया। पंकज और उसकी पत्नी रौनक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। रौनक, पुलिस को फ़ोन मत करो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बाबूजी पर बहुत अत्याचार किए। मेघा बोली। रौनक, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, हमें एक मौका दे दो, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। रौनक एक ज़ोरदार तमाचा अपनी भाभी के गाल पर रखते हुए बोला, जो तुमने बाबूजी के साथ किया है वह माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फिर गिरधारी जी भी बोले, हाँ बेटा, इन्होंने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत कष्ट दिए हैं मुझे बुढ़ापे में, मैं इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। पंकज और उसकी पत्नी रौनक और गिरधारी जी के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक ना सुनी और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। रौनक ने पुलिस को सबूत दिखाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 डंडे खींचकर पंकज की टांगों में रखे और गाड़ी में धक्का देते हुए दोनों को अपने साथ ले गई। जो बुरे कर्म पंकज और उसकी पत्नी ने गिरधारी जी के साथ किए थे, उसकी सज़ा तो आज दोनों को मिल गई थी। रौनक अपने बाबूजी और गुड्डू को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला गया। वहाँ विदेश में रौनक ने गिरधारी जी को किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दी, खूब प्यार और सम्मान दिया। उनके लिए उसने एक फुल टाइम मेड भी रख ली थी, जो गिरधारी जी और गुड्डू का खूब ध्यान रखती थी। फिर कुछ समय बाद उसने वहाँ एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या छोटे भाई ने अपने पिता को बचाने के लिए अपने बड़े भाई के संग जो किया वह सही था या गलत? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।